काशीपुर गांव में महेश अपनी मां काबित्री और अपनी पत्नी कविता के साथ रहा करता था और उसका बड़ा भाई मोहन अपनी पत्नी सीमा के साथ दूसरे किराए के घर में रहा करता था, क्योंकि सीमा को इतने बड़े परिवार में रहना पसंद नहीं था। महेश और उसकी पत्नी कविता दोनों कवित्री की बहुत सेवा करते थे। सुनिए जी, आज मुझे वैष्णो माता के दर्शन के लिए शहर में जाना है। लेकिन कविता, अपन अपनी माँ को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनकी तबीयत सही नहीं है, उन्हें कुछ हो गया तो? आज ना भैया और भाभी को माँ के पास रुकने को बोल देते हैं। एक दिन के लिए भैया और भाभी माँ का ध्यान रखने के लिए मना नहीं करेंगे और शाम होने तक वैसे भी हम घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम जाकर भाई और भाभी को बुला लो, फिर अपन दोनों वैष्णो माता के दर्शन के लिए चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद महेश और कविता वैष्णो माता के मंदिर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी कवित्री की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे सुनो बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू सुनो। अरे क्या हो गया बुढ़िया, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? जल्दी बता क्या काम है। सुनो बड़ी बहू, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है या मेरा अंतिम समय है, तो तुम जल्दी से महेश और छोटी बहू को वापस बुला लो। वह दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। अरे ऐसा लग रहा है बुढ़िया का जाने का समय हो गया है, या जरूर जायदाद का बंटवारा करना चाहती है। यही सही समय है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुम दोनों भाइयों को कोई जरूरी बात बताना चाहती हूँ। तुम जल्दी से महेश और छोटी बहू को वापस बुला लो। लेकिन माँ जी, मैंने देखा वह दोनों तो बहुत दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमें बता दीजिए क्या बात है, हम उन दोनों को बता देंगे। ठीक है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और तुम्हारे पिताजी हमेशा पैसे को बच्चा बच्चा के खर्च किया है। हमने तुम दोनों के लिए बहुत सारा धन जमा कर रखा है। इस बारे में उन्होंने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों मेहनत करके कमाओ। लेकिन अब ये मेरा आखिर समय है, तो मैं तुम्हें उसे धन के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हम दोनों ने जो भी धन जमा किया, वह धन को हमने मिट्टी के घड़े में डालकर घर में छुपा दिया था, ताकि उस धन को कोई चुरा ना सके। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाई उस धन को बराबर बराबर बांट लो। कवित्री के इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे बुढ़िया, कम से कम या तो बताते जाती कि घर में कहाँ छुपा रखा है। अब हम कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, हम ढूंढ ही लेंगे। सुनो जी, अब आप धन के बारे में अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी मत बताना, और मैं जैसे जैसे रहती हूँ बस वैसे वैसे ही करना। तो इसका मतलब छोटे भाई को धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊं? अरे क्या तुम्हारे ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसे मैं बोलती हूँ बस वैसे ही करते जाओ। लेकिन इतने बड़े घर में अपन उसे धन को कहाँ ढूंढेंगे, और वह भी महेश के होते हुए? अगर हम ऐसा करेंगे तो उसे भी उस बात का पता चल जाएगा। इस बात की आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है। अरे वह भगवान, वह मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। और महेश और उसकी पत्नी दोनों माता के दर्शन करके वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? उठो माँ जी, उठिए उठिए। नमाजी, आपको क्या हो गया? उठो। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? क्या हुआ भैया, यह सब कब हुआ? अरे महेश, तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक माँ हमें छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपके आखिरी समय पर आपके पास नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। फिर दोनों भाई मिलकर अपनी माँ का संस्कार कर देते हैं, और ऐसे ही देखते देखते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं और उसकी माँ का क्रियाकर्म का सारा कार्य भी खत्म हो जाता है। सुनो भाई महेश, अब अपनी माँ को गुजरे पूरे 1 महीने हो चुके हैं। उनके सारे क्रियाकर्म का काम भी पूरा हो चुका है, तो अब तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि माँ ने यह घर, सारी जमीन जायदाद और सारा धन मेरे नाम कर दिया है। अरे भैया, आप क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझे बहुत प्यार करती थी। अरे देवर जी, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। आखिरी के समय में माँ हमें बोल रही थी कि महेश को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं इतनी बीमार हूँ, फिर भी वह अपनी पत्नी को लेकर शहर घूमने के लिए चला गया। माँ के साथ हम थे, हमने उनकी सेवा करी, तो माँ ने सारी जमीन जायदाद तुम्हारे भैया के नाम कर दी है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, यह बात सच नहीं है। मुझे पता था कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसीलिए हमने सरपंच जी को बुलाया है। सरपंच जी थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैं सावित्री इस कागज पर जो भी लिख रही हूँ,
अपने होश और हवास में लिख रही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा घर, मेरा खेत, मेरा सब जायदाद मेरे बेटे मोहन के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर जो झोपड़ी बनी है और उसके वहां के छोटी सी जमीन उसके नाम कर रही हूँ। सरपंच जी, क्या इसमें जो लिखा हुआ सच में मेरी माँ ने ही लिखा था? हाँ बेटा, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है और नीचे अपना अंगूठा भी लगाया है। सरपंच जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा छोटा भाई महेश और उसकी पत्नी मेरी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और मेरी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। माँ की तबीयत खराब होते हुए भी ये दोनों घूमने के लिए शहर गए थे। माँ इस बात से बहुत नाराज थी और हम दोनों माँ की बहुत सेवा करते थे, इसलिए मन हम दोनों से बहुत खुश थे। इसीलिए सारी जमीन इजाजत हमारे नाम कर दी। नहीं सरपंच जी, यह सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी माँ का बहुत ध्यान रखते थे। माँ हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ बेटा, लेकिन इस विषय में मैं भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी माँ ने इस वसीयत पर साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है। सरपंच की बात सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही महेश को बोल दीजिए वह अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए चले जाएं। भैया, आप यहाँ क्या बोल रहे हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आप? अगर माँ मुझसे नफरत करती थी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो अपने पास मुझे रख लो। बेटा महेश, तुम्हारी माँ के वसीयत के हिसाब से गांव के बाहर वाली जमीन और झोपड़ी वाला घर ही तुम्हारा घर है। अपनी पत्नी को वहाँ लेकर जाओ। लेकिन सरपंच जी, वो झोपड़ी तो पूरी टूटी हुई है, वहाँ तो बिल्कुल रहने लायक नहीं है। अरे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुमने जैसे माँ का सेवा किया उसी हिसाब से माँ ने तुम्हें। नहीं भाभी, आप लोग झूठ बोल रहे हो। माँ कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों ही माँ का बहुत सेवा किए हैं। देखिए सरपंची, अब इन दोनों से बोल दीजिए। अब हम दोनों इन दोनों से यहाँ पर खड़े होकर बहस नहीं करेंगे और चुपचाप यहाँ से अपना सामान लेकर चले जाइए। देखो महेश बेटा, वसीयत के मुताबिक यह घर इन दोनों का है। अगर यह लोग नहीं चाहते कि तुम दोनों यहाँ पर रहो तो तुम यहाँ नहीं रह सकते, तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। सुनो जी, यहाँ से चलिए, अभी यह घर हमारा नहीं रहा। कविता, माँ अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन माँ मुझसे नाराज थी, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। पता नहीं जी, अब अपना किस तरह गुजारा होगा। भैया और भाभी ने तो हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कविता, हम दोनों ने माँ की इतना सेवा की है, लेकिन माँ ने ही हमारे साथ ऐसा किया, तो इसमें भैया और भाभी की कोई भी गलती नहीं है। चलो अब अपन यहाँ से चलते हैं। फिर वह दोनों उस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अरे वह भाग्यवान, वह क्या दिमाग है तुम्हारा। अब सारी जमीन जायदाद भी अपनी होगी और माँ पिताजी का छुपाया हुआ धन भी। चलो, अच्छा हुआ तुम्हारी माँ के मरते ही मैंने उनके अंगूठे का निशान ले लिया, इसलिए अपन उन दोनों को यहाँ से भगा पाए हैं। अब ये सारा घर अपना है और यहाँ का सारा धन भी अपना है। पता नहीं महेश बेटा, तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया, ये बात मेरे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारी माँ की सेवा किसने की है। सरपंच जी, मुझे जमीन जायदाद की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन माँ के दिल में हम दोनों के लिए नफरत था। यह बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ बेटा, लेकिन अब अपन कर भी कह सकते हैं। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। कविता, अब अपन दोनों क्या करेंगे? अपना गुजारा कैसे करेंगे? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं माँ हमसे इतना नफरत क्यों करती थी। नहीं, ऐसा नहीं है, माँ हमसे नफरत नहीं कर सकती। माँ हम अपन दोनों से बहुत प्यार करती थी। आप कल ही सरपंची के घर चले जाना। सरपंच जी आपको कोई ना कोई काम दे ही देंगे। चलो अब चल के घर की साफ सफाई कर लेते हैं। तभी दोनों घर में जाते हैं और साफ सफाई करने लगते हैं। अरे सुनिए, जल्दी आइए। क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? देखिए, मुझे यहाँ साफ सफाई करते समय मुझे क्या मिला। क्या है इन मटकों में? रुको, खोल कर देखता हूँ। फिर महेश जल्दी से सभी मटकों को खोलकर देखता है तो देखता है मटके पूरे सोने चांदी से भरे हुए थे। अरे कविता, माँ ने शायद इसीलिए हम लोगों को इस झोपड़ी में रहने के लिए लिखा था, ताकि हम लोगों को यह सब मिल सके। फिर ये बात सारे गांव में फैल जाता है। अरे मोहन भाई, गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई के घर में से पूरे 5 घड़ों से भरा सोने का सिक्का मिला है। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मोहन, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे भाई के झोपड़ी में सोने चांदी से भरे मटके मिले हैं। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो और देख लो। ये बात गांव में सबको पता है और तुमको नहीं पता। चलो जल्दी चलो।
फिर तीनों महेश के घर जाते हैं। ये सब मेरा है और माँ ने इसे यहाँ झोपड़ी में छुपा कर रखा था। इसका मतलब भैया आपको इस खजाने के बारे में पहले से ही पता था? हाँ, मुझे पता था। माँ ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन धन कहाँ पर छुपा रखा है ये नहीं बताया था। क्या भैया, आपने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो, मक्कार, लालची, धोखेबाज। अगर मैं तुम्हें बता देता है तो तुम इसको कब का ले लेते। ये सब मेरा है, मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम इस धन को यहाँ से नहीं ले जा सकते मोहन, क्योंकि कानूनी तौर पर यह घर महेश का है, तो यहाँ की सारी चीज महेश की ही होगी। अरे सरपंच जी, ओ वसीयत पूरी नकली है, यह घर कोई महेश के नाम नहीं है। माँ के मरने के बाद खाली पन्ने पर सीमा ने अंगूठे का निशान ले लिया था और उसकी मदद से सारी जमीन जायदाद हमारे नाम करवा ली थी। वह मोहन बेटा, तूने संपत्ति के लालच में आकर एक मरे हुए इंसान का अंगूठा लगाया, वह भी अपनी माँ का। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ने यह बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम दोनों को इसकी सजा भी मैं दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इसका मतलब माँ मुझसे नाराज नहीं थी, वह आखिरी वक्त में मुझे याद कर रही होगी। हाँ भाई, माँ तुमसे नाराज नहीं थी। माँ आखिरी वक्त में तुझे बुलाकर दोनों को कोई धन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भैया, आपने मुझे संपत्ति नहीं दी, इसका कोई भी गम नहीं है मुझे, लेकिन आपने माँ के नाम पर मुझे इतना झूठ बोला, उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूँगा। आप एक धोखेबाज, लालची, मक्कार इंसान हो। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ।